नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आप लोग सबको पता होगा कि झारखंड बोर्ड का सभी विषयों का मॉडल सेट यहाँ पर आ चुका है। तो अभी तक हमने हिंदी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ फुल डिटेल में करा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का हम लोग फुल सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आंसर में आप लोग को मिला है, आंसर में दिया हुआ है आप लोग को आंसर की, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन के आंसर से आप लोग कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को देता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो केवल इतना पढ़ के जाइएगा तो आप कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मॉडल सेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सके सारे के सारे आप लोग को डिटेल में वीडियो मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग एक बाई एक क्वेश्चन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारा का जिक्र करेंगे और सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर सारा नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस सब पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। यहाँ में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार यह इसका डेट भी पूछता है। और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आप लोग से पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता के छोड़कर यहाँ पर अगर जनक पूछ दे तो भी आप लोग को अलेक्जेंडर कनिंघम ही मारना है। इन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, और ये भारत के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी थे। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ में आप लोग को 16 महाजनपद का उल्लेख है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 16 महाजनपद का आप लोगों को नाम भी पूछता है, 16 महाजनपद का, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो आप लोग को वहाँ पर बता देंगे क्या है। तो 16 महाजनपद में सब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या पूछता है, पिछले साल पूछा भी था, क्या था कि बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन रिपीट करता है। और ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ से भी लिया गया है, जैन ग्रंथ से। तो बौद्ध ग्रंथ के जो है अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि भगवती सूत्र किस बौद्ध ग्रंथ से क्या है कि जैन ग्रंथ से। तो आपको ये ध्यान में रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय से लिया गया है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से लिखा गया है। बाकी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 16 महाजनपद का उल्लेख है। उसके बाद देखिए अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो था वह रुद्रदामन ने किया था। कौन किया था? रुद्रदामन ने। और ये शक वंश के शासक थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपोर्ट करता था कि रुद्रदामन कौन से वंश के शासक है। ये कहाँ के थे? शक वंश। और सुदर्शन झील कहाँ है? आप लोगों को सुदर्शन झील गुजरात में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के संपूर्ण जीवन को आपका यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन से है, यही आप लोग को बहुत बार पूछता है। तो देखिए पहला है आपका ब्रह्मचर्य, या तो आप ब्रह्मचर्य में रहिए। दूसरा गृहस्थ, फिर गृहस्थ जीवन में रहिए, या फिर वानप्रस्थ वन में जाके रहते हैं, वहाँ पर बसते हैं। और एक क्या है? सन्यासी जीवन। एक है आप लोग का सन्यासी जीवन। तो ये आप लोग को 4 जीवन, मानव जीवन के 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में मानव जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद देखिए, तो देखिए गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश वो दिए थे आप लोग को सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। क्या कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं ये श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में, लेकिन पहला उपदेश दिए हैं सारनाथ में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा उपदेश पूछे तो श्रावस्ती और प्रथम पूछे तो सारनाथ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बाकी इसका जीवनी भी बहुत बार पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप लोग को सब्जेक्टिव कराएंगे तो आप लोग को इसका सारा जीवनी बता देंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को मॉडल सेट
आर्ट्स विषय और साइंस विषय दोनों का आप लोग को यहाँ पर सारे मॉडल सेट एक एक करके पूरा फुल सोल्यूशन के साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सही मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 महीने में आप लोग को सारी की सारी तैयारी एकदम करा दी जाएगी, जिसे आप लोग सारे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप लोग वहाँ एग्जाम में जाकर धड़धड़ा के लिख के आ सकते हैं। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, रिहला नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये मोरक्को देश के थे, मोरक्को देश कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है। ये मोरक्को देश के यात्री थे, अफ्रीका महादेश के। और ये भारत में कब आए थे, ये भारत में आए थे आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। और ये बहुत पढ़े लिखे थे, क्या थे, ये बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज्ञानी थे, जिसके इन्हें ज्ञान को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी नियुक्त कर दिया, कहाँ का, दिल्ली का। ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। काजी मतलब क्या होता है, जज, फैसला लेने वाला, कोई न्यायाधीश के जगह पर जज इसे दिल्ली का नियुक्त कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद देखिए पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका जो आंसर की है उसमें बहुत से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो आप लोग को आंसर की अगर देखिएगा तो ठीक है देख सकते हैं, लेकिन उसे ज़रूर किताब से मिला लीजिएगा या फिर कोई किसी का वीडियो से मिला लीजिएगा, अपने किताब से सारा कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की के भरोसे मत रहिएगा। उसके बाद देखिए क्या है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध आपका जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565। और किसके बीच में हुआ था, तो ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की, जिसमें आप लोग को विजयनगर साम्राज्य की हार होती है और विजयनगर साम्राज्य की अंत भी होता है। तो अगर विजयनगर साम्राज्य का अंत पूछे कि कब हुआ था तो 1565 ईस्वी में ही होगा। उसके बाद देखिए विजयनगर किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। विजयनगर की हमेशा लड़ाई होते रहती थी, किस राज्य के साथ, बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य से लगातार इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी, संघर्ष चलता रहता था। उसके बाद देखिए मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, क्या थे, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी बहुत से मुगल कालीन इतिहास का पता चलता है। सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, इससे भी पता चलता है। उस कालांश में बनी इमारतें, इससे भी पता चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया था, एक साल बाद तुरंत 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त किया था। अकबर ने बहुत से कर को समाप्त किया था, बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं मुगल साम्राज्य के। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह देखिए यहाँ पर आंसर की में आप लोग को आंसर गलत दिया हुआ है। देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 के बीच में, जो कि आंसर में ऑप्शन में आप लोग को कहीं भी नहीं दिया गया है। 1855 भी नहीं दिया गया है, 1856 भी नहीं दिया गया है। तो अगर आप लोग को 1855 आए और 56 नहीं आए तो आप लोग को 1855 में ही मारना है, अगर 56 आए तो 56 में मारना है, क्योंकि 1855-56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, सिद्धू कान्हू ने। ये झारखंड के बहुत ही अच्छे विद्रोही माने जाते हैं, बहुत ही नाम के काम किए हैं, इनका बहुत नाम है। सिद्धू कान्हू झारखंड के हैं और इन्हीं ने संथाल विद्रोह का शुरुआत किया था। इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था, वीर कुंवर सिंह ने। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ को। उसके बाद देखिए सहायक संधि की व्यवस्था किसने की।
तो सहायक संधि की व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। उसके बाद क्या है? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए संविधान सभा में बहुत से समिति थे, प्रारूप समिति, मसौदा समिति। तो देखिए अगर प्रारूप समिति पूछे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो आप लोग का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति, तो इसमें पूछा है आप लोग को संचालन समिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए कलकत्ता में वैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। लेकिन 1773 ईस्वी में आपका अंग्रेजों द्वारा एक रेगुलेटिव एक्ट लाया गया था, इसी के तहत स्थापना हुई थी। लेकिन ऑप्शन में 1774 नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1773 हुई थी, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिव एक्ट लाया गया था और इसी के तहत पर आप लोग को स्थापना हुई थी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की। तो अगर 74 रहेगा तो 74 पर आपको टिक मारना है, 73 रहेगा तो 73 पर। कन्फ्यूजन सारा आप लोग क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे हम इतनी अच्छे से समझा रहे, डाउट होने की संभावना कम है, फिर भी डाउट हो सकता है तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ जो है वो गांधी जी ने किया था। कौन किया था? गांधी जी ने। कब किया था? यही बहुत बार पूछता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरुआत की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इन्होंने बहुत सारी आंदोलनों की शुरुआत की थी, जो कि आपको सब्जेक्टिव में सारा एक एक करके डिटेल में आप लोग को बताएंगे कौन कौन से अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था आप लोग को मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च 1946 में, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। और ये किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पिछले बार आप लोग को सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इस बार आप लोग को पूछ सकता है कि कौन किया था? तो कौन किया था? आगा खान ने। आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं सब जानकारी, नहीं तो याद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। कौन किया था? आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया था? 1906 में ढाका में। उसके बाद देखिए भारत में कितने रियासतें थी? तो भारत में आपको कुल मिला के 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562 रियासत। और इसे मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? इनके जो भारत में रियासतें थी, देसी रियासतें थी, इनको मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे वो निभाए थे भारत के लौह पुरुष। भारत को लौह पुरुष। तो भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आप पर छोड़ते हैं। उसके बाद देखिए गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म आपका हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अभी वर्तमान में जो है वह पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान के तलवंडी में आपको गुरु नानक का जन्म हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस यात्री को मध्यकालीन यात्री को सरताज कहा गया है? तो किस यात्री को कहा गया है? मार्को पोलो। मार्को पोलो को मध्य यात्री का सरताज कहा गया था। और ये भारत कब आए थे? 1288 से 1292 के बीच में ये भारत आए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितने हैं? 18 है। अब पूछेगा वेदों की संख्या कौन है? तो वेदों की संख्या आपका 4 है। ये भी बहुत बार पूछता है वेदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वेद है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4। सामवेद, दंडवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम है रजमनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? रजमनामा। और ये फारसी में अनुवाद किसने किया था?
तो देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने। कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आप लोग को रावी नदी के किनारे स्थित है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसकी खोज किसने किया था? तो खोज किया था दयाराम साहनी ने। कौन किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। उसके बाद देखिए पीर का अर्थ है, तो पीर का अर्थ होता है आपका ईश्वर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, पीर का अर्थ यहाँ पे ईश्वर नहीं होता है, सॉरी पीर का अर्थ आपका गुरु होता है। पीर का अर्थ आपका गुरु होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है? बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा जो थे वो आपका यहाँ पर पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। और ये कब भारत में आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये भारत आए थे। और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। सबसे महान शासक माने जाते हैं कहाँ के? विजयनगर साम्राज्य के। तो आप लोग से पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? कृष्णदेव राय को टिक मारना है। और बारबोसा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद देखिए 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो 5वीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। उसके बाद क्या है? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति को किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। ये भारत के जनता से सारी चीज़ों को हड़पने की कोशिश करता है, एक से एक नियम खाली लूटने का कर रहा था। सबसे खराब यहाँ पर शासक माना जाता है अंग्रेजों का लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन क्या है? कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई? तो कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना आप लोग को की गई थी मद्रास में। वर्तमान में मद्रास को अब चेन्नई कहा जाने लगा है। क्या कहा जाना है? चेन्नई। तो ये भी क्वेश्चन घुरा के पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और कब की थी? तो आप लोग 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा डिटेल में आप लोग को यहाँ पर मिल चुका है सॉल्यूशन। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी सभी विषयों का आपको एक एक करके पूरा डिटेल में और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ सारी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार झारखंड।